हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो ये हम लोगों का 8वां लेक्चर होगा जनरल साइंस का, जो सीरीज़ चल रहा है अभी रेलवे जनरल साइंस, जो उसमें ये 8वां लेक्चर होगा जो कि केमिस्ट्री के ऊपर होगा। और ये केमिस्ट्री का हम लोगों का केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर होगा। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर, ये दोनों चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट कर लिए। तो इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है ये एसिड बेस सॉल्ट होगा। और आपको पता है कि ये केमिस्ट्री जो हम रेलवे सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें 1 क्लास 1 चैप्टर टाइप हो रहा है। मतलब एक क्लास में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, उसके साथ MCQ एंड PYQs जो भी है वो सॉल्व कर रहे हैं। और टोटल कंटेंट NCERT बेस्ड होगा एंड जो भी रेलवे का जो 1 डे एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर एसिड बेस सॉल्ट होगा। उसके पहले हम लोग जो कंप्लीट कर लिए वो है मैटर एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये कंप्लीट कर लिया। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट ये पूरा देख लेंगे और इसके साथ MCQ वगैरह जो भी सेक्शन होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद और 4-5-6 चैप्टर केमिस्ट्री का बाकी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्ट से। तो एसिड बेस सॉल्ट क्या है, एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, सॉल्ट किसको बोलेंगे, किससे कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये एसिड है, इसको अलग कैसे कर पाएंगे एसिड से बेस को। तो इसके लिए पहले हम एसिड बेस सॉल्ट को अच्छे से जानने के लिए और क्लासीफाई करने, इसका रिएक्शन वगैरह देखने से पहले इसका इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जो भी सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस, जो एसिडिक कोई नेचर का प्रोडक्ट होगा, कोई बेसिक नेचर का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमको इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एसिड मेनली क्या होता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं एसिड और बेसिस के बारे में। उसके बाद हम जब इसको डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस क्या होता है, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एसिड मेनली क्या होता है, एसिड दो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करता है, जो H+ आयन डोनेट करता है। एंड बेसिस क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन्स देता है। ठीक है, दो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, एसिड जो होता है इसका टेस्ट होता है, सवर टेस्ट, मतलब इसका खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। और बेसिस का जो टेस्ट होता है ये बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, बिटर मतलब इसका जो टेस्ट हो करवा टेस्ट होगा। कई बेस का अगर टेस्ट किया जा सकता है तो उसका टेस्ट हम करेंगे तो करवा होता है बहुत टेस्ट। ठीक है, और जो बाकी जो लिटमस वगैरह का जो बेसिक डिफरेंस है ये बाद में देंगे। तो एसिड और बेस का एक बेसिक डिफरेंस हम क्या देखा कि एसिड का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है और बेसिस का टेस्ट होता है ये बिटर होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई एसिड लेते हैं, मान लीजिए कोई विनीगर लेते हैं। ठीक है, विनीगर एक एसिड है, विनीगर का मतलब है एसिडिक एसिड को हम विनीगर बोलते हैं। ठीक है, अगर विनीगर को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, विनीगर को अगर हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, विनीगर का टेस्ट करेंगे तो एक एसिड है, तो इसको टेस्ट करने से हमको खट्टा महसूस होगा। अपने एक्वा सॉल्यूशन में विनीगर डालेंगे तो उसको टेस्ट करेंगे तो खट्टा होगा। लेकिन कोई और भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे कि H2SO4 वगैरह, जो भी और बाकी सारा एसिड होता है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको अलग कैसे करेंगे, उसको पहचानना ज़रूरी होता है ना, कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होता है जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स, इसका टाइप होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मीन्स जो इंडिकेटर हमको नेचुरली पाया जाता है इन्वायरमेंट में या हमारा नेचुरली अवेलेबल होता है उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि लिटमस, जो लीचेंस होता है उससे हमको लिटमस मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिटमस। उसके बाद रेड कैबेज, टर्मरिक, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जो भी इंडिकेटर हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं या जो भी फैक्ट्री में हम लोग अगर ये इंडिकेटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर अगर कोई एसिड या बेसिक प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आया तो इसका स्मेल में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑल फैक्टरी। अगर स्मेल में चेंजेस आया तो उसको बोलेंगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज हु ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस पता है, टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब होता है कि नेचुरली ऑब्टेन होता है। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे कि लिटमस क्या होता है। लिटमस हमने बहुत सुना,
बचपन में जो स्कूल में भी पढ़ते थे लिटमस पेपर, ऐसे एसिड में एक बार डिप किया, उसके बाद बेस में डिप किया। तो ये लिटमस क्या होता है, ठीक है। लिटमस मेनली दो चीज़ों से, लिटमस मेनली लिचेन से बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट हम याद रखेंगे, लिटमस मेनली लिचेन से बनता है। लिचेन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होता है फंगस और एक होता है एल्गी। एक फंगस और एक एल्गी, और इसमें एल्गी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फंगस इसलिए एल्गी के साथ रहता है, और एल्गी क्यों फंगस के साथ रहता है, क्योंकि फंगस को जो सब्सटेंस रहता है उसके ऊपर एल्गी चिपक सकता है। तो ऐसे दिखते हैं कुछ एलिचेस जो पेड़ में रहता है, ठीक है। तो अगर एल्गी और फंगस दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रहता है तो उसको हम बोलेंगे एक साथ लिचेंस बोलेंगे। और लिचेंस से अगर हम इसको लेबोरेटरी में बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो इसको हम लिटमस पेपर इससे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द ले। तो इसको लिटमस पेपर को पाया जा सकता है लिचेन से। तो लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिचेन। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस का जो मेन सॉल्यूशन होता है वो क्या, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। लिटमस पेपर मेनली दो टाइप का होता है, एक रेड लिटमस और एक रेड लिटमस, और एक होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, और रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। अगर लिटमस पेपर कम्स टू कलर, ठीक है, ब्लू और रेड ये बताएं, एंड लिटमस टर्न्स ब्लू इन लिटमस पेपर रेड। अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर अगर कोई एसिड के कांटेक्ट में आया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस एसिड बेस में, रेड लिटमस बेस में ब्लू में कन्वर्ट होता है, और ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका इमेज है। उसके बाद रेड कैबेज क्या होता है, रेड कैबेज इज द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। इसका जो जूस होता है ये ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन ये अगर इसका जूस अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो रेडिश कलर का हो जाएगा। अगर इसका जूस हम किसके कांटेक्ट में लाएंगे, बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। तो एग्जांपल ऐसे देता है कि रेड कैबेज का जो जूस होता है तो वो अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर में क्या चेंजेस को देखने को मिलेगा, तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश। एंड अगर बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा क्या, ग्रीनिश। तो ये दो नेचुरल हमने देख लिया। इसके बाद और एक जो कि है टर्मरिक के बारे में हम देखेंगे कि टर्मरिक क्या होता है। टर्मरिक मीन्स द रेडिश ब्राउन विद द बेस, ठीक है। टर्मरिक टर्न्स रेडिश विथ द बेस के कांटेक्ट में अगर टर्मरिक आएगा तो क्या हो जाएगा, बेस रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज, ये क्या कर रहा है, कलर चेंज दिखा रहा है, ठीक है। और टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर इन द नेचुरल एंड द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। टर्मरिक एक तो बेस के कांटेक्ट में रेडिश कलर हो गया, लेकिन ये टर्मरिक अगर एसिड के कांटेक्ट में या नेचुरल कोई सोर्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक इंडिकेटर, सो वी कैन नॉट यूज इट टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड एंड द नेचुरल। कोई नेचुरल सब्सटेंस होगा या एसिडिक सब्सटेंस होगा तो उसके बीच में अगर हमको कोई डिफरेंस लाना है तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेस को फाइंड आउट करना है तो बेस को फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि बेस को ये क्या कर रहा है, ये टर्मरिक इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस टर्मरिक क्या कर रहा है, रेडिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिश ब्राउन में, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम नोट में क्या, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेस से पाया जाता है। और उसके बाद ए प्लांट बिलोंगिंग द डिवीजन ऑफ द थैलोफाइटा इज द उसके बारे में बात किया कि लीचेन सॉल्यूशन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। और इज द मेनली कलर इज द पर्पल। दे आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक द रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर, पेटल्स। हाँ कुछ ऐसे, हाँ और तीन चार चीज़ हम देखेंगे। कुछ ऐसे होता है कि कलर पेटल्स होता है, फ्लावर्स का जो पेटल होता है कलर पेटल, वो हम लोग कभी जो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, फिर जेरेनियम, इन तीन फूलों के बारे में हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ हम याद रखेंगे कि ये तीन फूलों के जो पेटल होता है ये क्या करता है, जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हुए तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ जो एक होता है कि हिबिस्कस प्लांट होता है, उसका प्लांट का जो
फ्लावर होता है ना, वो ऐसे चाइना उसकी तरफ दिखता है, ठीक है। तो अगर वो एसिड भी या बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लांट हिबिस्कस प्लांट, इसका भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मीन्स जो भी इंडिकेटर्स हमारे लेबोरेटरी में या हम लोग मैनुअली प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सब्सटेंस विच देयर स्मेल, और इसको सॉरी वो था लेबोरेटरी, सॉरी जो ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री मीन्स जो स्मेल से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, जो कि जिसका स्मेल चेंज होता है, कभी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आया तो उसका स्मेल चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे कि ऑनियन, वैनिला, इन सारे चीज़ों को अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि वैनिला अगर वैनिला का जो स्मेल होता है वो अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वैनिश हो जाएगा, बट द वैनिश विद द एसिड एंड डज नॉट वैनिश विद एन एसिड। अगर वैनिला का अगर कोई एसिड के कांटेक्ट में लाए तो उसका क्या होगा, स्मेल वैनिश नहीं होगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये स्मेल वैनिश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब पेस्ट जो जूस ऑफ ऑनियन होता है, ऑनियन का जो जूस होता है वो कहता है लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद द बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका जो स्मेल होता है ऑनियन का, तो वो स्मेल नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद द एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका स्मेल चेंज हो जाएगा। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर जिसका जो सब्सटेंस क्या होता है अपने एसिड और बेस के कांटेक्ट में अगर लाएंगे तो उसका स्मेल में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एंड लास्टली सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स जो भी लेबोरेटरी में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे कि सिंथेटिक एग्जाम्पल फेनोप्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज, इन सबको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंडर कंसिडर करेंगे। और फेनोप्थैलिन ये क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, मेनली फेनोप्थैलिन इज द कलरलेस लिक्विड, ठीक है। और ये क्या करता है, इट रिमेन्स कलरलेस विद द एसिड के कॉन्टेक्ट में ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर इसको हम बेस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, इट इज़ ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर एंड इट टर्न्स इनटू द रेड विद द एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विद द बेस, ठीक है। अगर इसको हम मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है जनरली मिथाइल ऑरेंज। अगर इसको हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ हमको याद रखना होगा। एग्जाम्पल देते हैं बहुत ज़्यादा कि फेनोप्थैलिन का कलर कैसे चेंज होता है एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में, और मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसे चेंज होता है एसिड एंड बेस के कॉन्टैक्ट में। ये हम लोग का हो गया इंडिकेटर के बारे में, हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, इसका रिएक्शन अगर मेटल से करेंगे एसिड बेस से करेंगे तो क्या मिलता है, क्या कुछ नहीं, अब हम देखेंगे। तो बेस क्या, एसिड क्या होता है, एसिड आर दोस्त जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एसिड एंड दोस्त जो खट्टे टेस्ट में आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एसिड जो लिटमस पेपर होता है ना, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस कन्वर्ट करता है। और एसिड का जो मेन होता है, जो ये क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करता है। जैसे हम H2SO4 है, H2SO4 में अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है, 2H+ + SO4 2-, इसमें H+ आयन दे रहा है। और एक्वस सॉल्यूशन में HCl को डालेंगे तो H+ आयन देता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि एसिड का जो फंक्शन होता है, इस पर क्या होता है, एसिड का टेस्ट होता है, ये सावर टेस्ट का होता है। चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है। और एसिड मेनली जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको वो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये तो पता ही हमको, जो H+ आयन डोनेट करता है। और कुछ एसिड के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि नेचुरल कुछ एसिड जो हमारे नेचुरली मिलता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले तो जो एसिड हमको देखने को मिलता है वो है ऑरेंज और लेमन। ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड मिलता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एप्पल में मैलिक एसिड, हर एक एग्जाम्पल याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक, ग्रेप में क्या मिलता है, टर्मरिक एसिड मिलता है। विनीगर, ठीक है, जो विनीगर हमने बात किया था एसिडिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसको ये कहाँ मिलता है, विनीगर में मिलता है। कर्ड या मिल्क, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट होता है उसमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है।
लैक्टिक, अगर कोई मिल्क को अगर हम तो पहले एकदम रॉ टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मीठा तो आएगा, उसके साथ खट्टापन भी टेस्ट होगा, तो वो किसके लिए है? लैक्टिक एसिड के लिए होता है। ठीक है। आंवला, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी, इसका नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद टोमेटो, स्पिनिच, इसमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। टी में, जो हम टी खाते हैं, चाय खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? टैनिक एसिड मिलता है। जो एंट या बीज के इसके बॉडी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। अगर कोई बी या चींटी या बीज अगर हमको काट ले तो उसमें हमारे बॉडी में क्या इनपुट कर देता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मिलता है हम लोगों के गैस्ट्रिक एसिड में, गैस्ट्रिक जूस में। और जो एंड बी का जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड हम लोगों ने कहाँ पर बायोलॉजी का जो लास्ट क्लास हमने लिया था उसमें न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने विटामिन किया था। विटामिन B9 का जो नाम था वो था फॉर्मिक एसिड। उसके बाद जो रैंसिड बटर, रैंसिड बटर मीन्स जो बटर हम लोग के घर में अगर कोई ख़राब हो जाए बहुत दिनों से तो उसमें ब्यूट्रिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है। और एसिड हम लोगों का 4 टाइप का मेनली होता है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड में जो ऑर्गेनिकली एनिमल या प्लांट की बॉडी में या नेचुरली मिलता है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड, जो एनिमल या प्लांट की बॉडी में मिलता है। और इनऑर्गेनिक एसिड को और एक नाम बोल सकते हैं कि जो भी हम लोगों के जो अर्थ के क्रिस्ट में जो भी मिनरल होता है, जो भी रॉक्स एंड पार्टिकल्स होता है, उसमें अगर कोई एसिड को पाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर कोई एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो H+ आयन और आयन में टूट जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड मीन्स पार्शियली अगर टूट जाता है तो उसको बोलेंगे वीक एसिड। तो इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमको कहाँ मोस्टली एंड्स, बीज में, तो ये क्या होता है? किसी की बॉडी में देखने को मिल रहा है। ठीक है। जैसे कर्ड में, मिल्क में, इन सारे में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। प्लांट में, एनिमल में, टिश्यू में, यहाँ पे बेंजोइक एसिड हमारे बॉडी में बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है। साइट्रिक एसिड, जैसे कि साइट्रस फ्रूट, कोई भी साइट्रस खट्टा फल जब होगा ना, आंवला या कोई लेमन, इन सारे में क्या होता है? साइट्रिक एसिड मिलता है। तो ये सारा क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड, जो भी एनिमल या प्लांट में पहले से ऑर्गेनिकली बॉडी में रहता है तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड में जो रॉक एंड मिनरल्स में पाया जाता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिनरल एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे मिनरल एसिड, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड जो कि इनऑर्गेनिकली हमारे अर्थ में पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स हमने बताया कि जो डिजोल्व होता है एंड आयोनाइज हो जाता है। ठीक, कॉम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 हम याद रखेंगे, एक तो H2SO4, HNO3 एंड HCl। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक एसिड में जो आयोनाइज होता है, कॉम्प्लीटली नहीं होता है, पार्शियली होता है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम वीक एसिड, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है। उसके बाद एसिडिक एसिड जो विनेगर में देखने को मिलता है, कार्बोनिक एसिड, इन सारी चीज़ों को हम वीक एसिड के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। एसिड रिएक्ट करते कैसे करता है? एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसको हम याद रखें कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज करेगा दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होता है तो ये पॉपी सा साउंड होता है, मतलब एक आवाज़ करके निकलता है। ठीक है। जैसे कि जिंक को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, H2SO4 क्या होता है? एक एसिड होता है और जिंक एक मेटल है हम लोगों के। तो जिंक और एसिड मिलके, मेटल और एसिड मिलके क्या होता है? एक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिंक सल्फेट। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकालेगा। उसके बाद सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। ठीक है। ऐसे ही जिंक और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? जिंक क्लोराइड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी हम लोगों का अभी पढ़ा कि एक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड
सॉल्ट एंड क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि HCl एक एसिड है और इसके साथ एक मेटल जो कि कॉपर, इसका रिएक्शन करेंगे तो ये कभी भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये कॉपर अगर रिएक्टिव सीरीज देखें हम, रिएक्टिव सीरीज में कॉपर कैसा रहता है, मोस्ट रिएक्टिव ये है और लीस्ट रिएक्टिव ये रहा, तो हाइड्रोजन कॉपर से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर होने की वजह से कॉपर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा नहीं पाएगा क्लोरीन से, ठीक है। तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट आएगा ना। तो यहाँ पे कॉपर अगर हाइड्रोजन गैस को हटा नहीं पाया तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन के नीचे का जो भी सब्सटेंस होगा जैसे कि Ag, Au, गोल्ड, हर एक चीज़ हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, तो ये सॉल्ट एंड ये नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसका ऊपर का जो भी सारा जो मेटल होगा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को हटा के सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रिएक्टिव सीरीज को कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट गाय, कॉल मी स्मार्ट गाय। प्लीज से हम पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम और उसके बाद कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद ए से एल्यूमिनियम, उसके बाद जेड से जेब्रा, आई से क्या, आयरन, ठीक है, आई से आयरन, एल से लेड, लाइक से लेड, हार से ईच से हर, हाइड्रोजन। उसके बाद कॉल से हम याद रखेंगे कॉपर और एमी से मरकरी, स्मार्ट गाय, स्मार्ट से हम याद रखेंगे सिल्वर को और गाय से गोल्ड को हम याद रखेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे कि टेक्निक है। अगर ये याद हो गया तो अगर हम कहीं पर रिएक्टिव सीरीज से कुछ क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा किसके साथ रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एसिड अगर कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, वाटर आएगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। HNO3 कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इसको क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, सॉल्ट, हाइड्रोजन, एक जो पानी और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ होती हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, CaCO3 आएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे इसमें लाइम वाटर में ज़्यादा कर देंगे तो पहले तो इसका वो कलर वाइट होगा, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा, तो इसके बाद ये कलरलेस हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये याद रखेंगे, ऑन द पासिंग ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसके बाद ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो ये रिएक्शन आ जाएगा। इसके बाद एक न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन हम जानेंगे। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन मतलब अगर एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा, सॉल्ट आ जाएगा, उसके साथ वाटर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अगर एसिड एंड बेस दोनों जैसे कि HCl एंड NaOH ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर रिएक्शन कर दें तो क्या होगा, एक तो सॉल्ट आएगा जैसे कि NaCl एंड वाटर आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर आएगा वहीं पर भी। तो एसिड H2SO4 अगर CO मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट और वाटर आएगा, ठीक है। तो अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वाटर एंड सॉल्ट एंड वाटर आ जाएगा, एंड एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर आएगा। तो इसके बाद हम लोग का एसिड मोस्टली ख़त्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बेस में क्या आता है। बेस में पहले तो बेस का हम लोग जो पहले देखा था कि बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक तो बिटर इन टेस्ट होता है क्योंकि कड़वा होता है टेस्ट में, और OH- आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में,
और ये मेनली क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। और बेसिस ऑफ सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। और बेसिस का कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया कि एसिड में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पहले हम लोग जहाँ से बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ के जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, मैलिक एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है, विनीगर का कहाँ मिलता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या, लेकिन बेस का भी कोई सोर्स होता है जो कहाँ पे क्या मिलता है, तो उसके लिए हम देखे नहीं जाते। तो कुछ 4 चीज़ हम देखेंगे कि बेस कहाँ पे मिलता है। पहले तो एक तो होता है लाइम वाटर जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो विंडो क्लीनर होता है, ठीक है, विंडो क्लीनर इसको क्या नाम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मूला लिख रहे थे NH4OH, ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद एक सोप, जो भी हम लोग सोप यूज़ करते हैं, सोप में क्या रहता है, सोप में रहता है NaOH, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एक एग्जाम पूछ लेता है कभी कभी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, MgOH2, इसका फॉर्मूला। ये कुछ 4-5 चीज़ हमको देख लेना होगा। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिया। और एक नोट है कि जो NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ सॉलिड क्रिस्टल अंटिल डिजॉल्व इन वाटर। जो भी हम लोग का जो सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट हम लोग अगर देखेंगे कि जो सॉल्ट होता है तो क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है। अगर उसको हम डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो वो उसका सॉलिड प्रॉपर्टी चला जाएगा। सिमिलरली, और उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने एसिड का देखा कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, तो उसमें हम देखेंगे कि बेस कैसे रिएक्ट करता है। एक तो बेस पहले मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा, ठीक है। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें सॉल्ट आएगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस आएगा। और उसके बाद बेस अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, और बेस भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे रहा है, बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है, उसके साथ वाटर आएगा, ठीक है। ये 2-4 चीज़ हम लोगों ने देख ली कि कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। उसके साथ बेस का टाइप देखेंगे हम, ठीक। एसिड का भी हमने लोगों ने टाइप देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे रहता है, वीक एसिड कैसे रहता है, और बेस का भी टाइप देखेंगे कि बेस मेनली 3 टाइप का होता है। एक तो एल्कलाइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। एल्कली बेस कैसा क्या होता है, जो सॉल्यूबल वो बेस इज कॉल्ड एल्कली, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। जो भी एल्कलीज होता है उसको हम बेसिस के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन जो भी सारा कुछ बेसिस होगा वो हम एल्कलाइज के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस सेम, जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा वो आयनाइज हो जाएगा कॉम्प्लीटली, ठीक है, OH माइनस आयन में। और वीक में क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होएगा OH माइनस आयन में, जैसे कि NaOH Na4OH, ठीक है। Na4OH का क्या था, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो कि कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक है, NaOH KOH, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी। और कंपेयरिंग एसिड एंड बेस के अगर हम कंपैरिजन करने चले तो क्या होगा, एक तो बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो ये गुड कंडक्टर होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक वन, ठीक है। अगर हम एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन द वाटर सॉल्यूशन में दोनों आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड करता है क्या, H+ आयन, और बेस क्या करता है, OH- आयन। उसके बाद एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयंस, वायरस बेस रिलीज द OH- आयन। तो इनमें हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने बेस के बारे में देख लिया, एसिड के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि pH
जिसको हम पीएच बोलते हैं, पीएच के बारे में देखेंगे, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में कौन से कितने तक, कितने में, और जो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि पीएच रेंज क्या होता है। तो यूनिवर्सल रेंज क्या होता है, टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड in a mixture of a several indicator is shows different color is at different concentration and of hydrogen ions is a salt, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका रेंज क्या होता है, 1 से 3 तक का जो रेंज होता है। पीएच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से 14 तक होता है। इसमें 1 से 3 तक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका कलर अगर होगा तो रेड कलर होगा, ठीक है। और इसके बाद वीक एसिड 3 से 6 तक होगा, जिसका कलर होगा ऑरेंज या येलो। उसके बाद 7 होगा, 7 जिसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, जैसे कि इसका कलर होगा ग्रीन। उसके बाद 8 से 7 के नीचे जो होगा वो बेस की तरह कंसिडर किया जाएगा, और 7 के ऊपर होगा वो एसिड की तरह कंसिडर किया जाएगा। 8 से 11 तक वीक एल्कलाइन, जो कि कलर होगा ब्लू, एंड 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, जिसका कलर होगा वायलेट या इंडिगो, ठीक है। तो पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच, पीएच इज अ स्केल ऑन विच वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। जो एसिड एंड बेस हम लेके काम कर रहे हैं, तो उसका अगर हम उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कितना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे। पीएच का फुल फॉर्म होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और कहीं कहीं पर इसको ऐसे दिया हुआ है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर भी दिया हुआ है। और पीएच इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड इज एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हम इसको पीएच को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद pH is a logarithm means that an increase or decrease of a integer value changes the concentration by tenfold. For example, a pH is 3, जिस किसी का pH अगर 3 होगा, it is 10 times more acidic or pH than pH of 4, ठीक। किसी का pH अगर 3 होगा और किसी का pH 4 होगा, तो pH 3 क्या होगा, 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा। जो जितना 1 की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जितना 7 की तरफ जाएंगे तो ये वीक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 जो किसी का pH होगा तो ये 10 टाइम्स मोर एसिडिक हो जाएगा जिसका pH 4 है। ये समझ में आ गया हम लोगों का pH। और 2-4 चीज़ हम याद रख सकते हैं कि ऐसे ही जो हमारे माउथ का जो pH है, ठीक है, जो हम लोग का माउथ का pH है वो क्या होता है, वो हम लोग का लेस देन 5.5 इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टोमैक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो स्टोमैक फ्लूइड होता है, स्टोमैक में हम लोग का pH जो होता है वो बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक मीन्स 2 के आसपास होगा, ठीक है। ये हम लोग देख लिए कुछ। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे आवर बॉडी वर्क्स इन, हमारा बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन रहता है, जो कि 7 से 7.8 के बीच में रहता है। ह्यूमन ब्लड का भी ऐसे ही रहता है, 7.35 से 7.45 तक। जो व्हेन द ये क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट में बहुत पूछा जाता है, जो कि एसिड रेन होता है, उसमें पीएच एसिड का वैल्यू, पीएच वैल्यू कितना होता है, वो होता है लेस देन 6.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उसके बाद प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज टू हेल्दी ग्रोथ। प्लांट का भी एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए कोई एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो वो प्लांट उसका पीएच वैल्यू लेके उसका चलता है, ठीक है। उसके बाद सॉयल पीएच वैल्यू कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग द सल्फर एमोनिया सल्फेट। कभी सॉइल का जो पीएच अगर बढ़ जाए तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं एमोनियम सल्फर, ये सारे चीज़ों से एसिड मिला के तो बना सकता है ना। तो ये सारी चीज़, जैसे कि हम लोग का स्टोमक का जो HCl होता है, इसका पीएच हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2 के आसपास होगा। जो हम लोगों का जो टूथ डिके स्टार्ट इन द माउथ है, जब हम लोगों का जो माउथ का जो पीएच होगा 5.5 से कम हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का जो दांत होगा वो डिके होने शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, कुछ कॉमन ऐसी सब्सटेंस होता है जिसका पीएच वैल्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम याद रखेंगे। पहले कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लड, ठीक है, एक मिनट। कुछ पीएच का वैल्यू हमको याद रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, जैसे कि ब्लड का, ठीक है। ब्लड का क्या होगा, 7.3 से 7.5 के बीच में। उसके बाद सलाइवा, सलाइवा का कितना होगा, 6.5 से 7.5। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो हमने देख लिया वो हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, उसका कितना होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का होता है 1 से 3 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद मेनली एसिडिक नेचर का होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसके बाद जो सी वाटर होता है, सी वाटर हम क्या जानते हैं, सी वाटर बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। सी वाटर, सी वाटर का होगा 8.3, ठीक है। उसके बाद होगा जो हाउस होल्ड जो एमोनिया होता है, ठीक है, हाउस होल्ड जो एमोनिया होता है उसका पीएच वैल्यू 12.3 तक होगा। उसके बाद टोमेटो जूस ये सब हो जाएगा। उसके बाद जो मेन और 2 3 4, एक तो विनीगर, ठीक है, विनीगर का कितना होगा, विनीगर का 3 के आसपास होगा। उसके बाद जो हैंड सोप या जो सोप हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसका होगा बेसिक नेचर का होगा, इसका तो 12 का बीच में होगा। उसके बाद जो ये होता है ना, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का होगा 9, ठीक है। ऐसे कुछ याद रखेंगे हम। और एक दो जैसे कि मिल्क, मिल्क का होगा 6। ऐसे 2 4 चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो हमने एसिड देख लिया, बेस देख लिया, ठीक है, उसका कैसे रिएक्शन कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शन। उसके बाद पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, और पीएच वैल्यू का और बहुत सारे सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना होता है वो देख लिया। उसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट पहले ही हम डिस्कस कर लिए कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, एसिड एंड बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट सॉल्ट आएगा एंड वाटर आएगा, ठीक है। तो इसको ही हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड एंड बेस एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे कि CH3CH2H एंड NaOH, एक एसिड हो गया और एक बेस हो गया, तो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तो ये आ गया एक सॉल्ट और ये आएगा वाटर। और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे एक बेस हो गया और सिंपल एसिड हो गया, तो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो और यहाँ में आ गया वाटर। तो एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हमको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखने होगा, ठीक है। जैसे कि एक फर्स्ट होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, NaCl, NaOH और ACl एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो NaCl प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि फूड में, और जो कि फूड में जो हम खाते हैं ना, उसमें कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। हाँ, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक, ये याद रखेंगे हम। उसके बाद और जो सॉल्ट हमको याद रखना होगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा नाम के जानते हैं, ठीक है, NaOH। NaOH कैसे प्रोड्यूस होता है, NaOH प्रोड्यूस होता है NaCl और H2O एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH, क्लोरीन और H2O, ये तीन ये होगा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और जो ये रिएक्शन होगा इसको बोलेंगे ब्राइन, ठीक है। जो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O के साथ घुल के अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, NaOH प्रोड्यूस होगा, Cl2 प्रोड्यूस होगा एंड H2O प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करते हैं। और कॉस्टिक सोडा कैसे किस में यूज़ होता है, एक तो होता है मेटल की डिग्रेजिंग में यूज़ होता है, और उसके साथ जो सोप वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, जो कि CaCO2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर क्लोरीन के साथ CaOH2 मतलब स्लेक लाइन का
लाइम का रिएक्शन करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर तो जो ग्रेन्स होता है अपने क्लॉथ्स में वो निकालने में हेल्प करता है, कि जो कि लॉन्ड्री में क्लॉथ्स में वॉश करने में हेल्प होगा। उसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। और मेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो भी ब्लीचिंग पाउडर हम अगर मिलाते हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर होगा, कुछ वाटर होगा, तो वाटर में क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, जो जर्म्स वगैरह वाटर में रहते हैं ना, वो दूर हो जाता है। एक तो पहला जो कांच इसका इस्तेमाल होता है, ये तो क्लॉथ्स जो होता है उसको वॉश करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म्स फ्री करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, NaHCO3। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे तब उसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका सेम टाइप की, लेकिन इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे प्रोड्यूस होता है, बेकिंग सोडा एक तो NaCl, H2O, CO2 एंड NH3, इन चारों चीज़ों को अगर एक साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH4Cl और उसके साथ बेकिंग सोडा, ये दोनों बाई प्रोडक्ट आएगा। और इसका इस्तेमाल मेनली कहाँ पे करते हैं हम, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर बेकिंग पाउडर के तौर पर। हम जब केक वगैरह बनाते हैं ना, तो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होता है, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का यूज़ होगा। उसके बाद विच ऑफ द मिक्सचर इज बेकिंग सोडा एंड और ऑल्सो एंड बेकरीज इंडस्ट्री में ऑल्सो एज एन एंटासिड, ये इंपॉर्टेंट है। एज एन एंटासिड भी हम बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो एंटासिड के तौर पर, और एक जो बेकरी इंडस्ट्री होगा उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेकिंग पाउडर के तौर पर करेंगे। और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसका होगा कि सोडा एसिड इज अ फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग निभाने का जो मटेरियल्स होगा उसमें इस्तेमाल करेंगे सोडा एसिड को। उसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2 10H2, ठीक है। 10H2 ये फॉर्मूला पूरा याद रखना होगा। एक तो Na2CO3.10H2 जिसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये होगा हाइड्रेटेड है ना, ऑक्सीजन हाइड्रेटेड मीन जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो ऐड रहेगा इसमें, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर पानी का रिएक्शन करेंगे, 10 यूनिट अगर पानी इसमें ऐड करेंगे, तो ये डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करके इस हमारा वॉशिंग सोडा बना देगा। वॉशिंग सोडा का जो मेन हमारा काम होगा, वॉशिंग सोडा जो सोप या पेपर इंडस्ट्रीज में, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में काम आएगा। और इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर द सोडियम कॉम्पाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। जो सोडियम कंपोनेंट्स होता है, जो बोरेक्स, वो मैन्युफैक्चर करने में हमको यूज़ होगा। और जो क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग सोडा नाम से ही हमको पता चला कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पर पर्पस की तरह हम काम करेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वाटर का जो हार्डनेस होता है, रिमूव द वाटर हार्डनेस को, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के इस्तेमाल होता है। तो एक तो वाटर का परमानेंट हार्डनेस इससे हम दूर कर सकते हैं। और क्या, एक पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट हमको याद रखना होगा। और किससे मिलके बनता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट और उससे पानी का रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट हमको मिलता है। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम पे याद रख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर इसके साथ डेढ़ यूनिट वाटर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे हम क्या मिलेगा, जिप्सम। और इसका फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन जिप्सम का जो इसमें जो वाटर का यूनिट है वे 2 यूनिट वाटर और इसमें 1/2 यूनिट वाटर। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में इस्तेमाल होता है, जब हम लोग का हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करके प्लास्टर करते हैं ना,
तो उसमें हम याद रखें कि जब हाथ पैर टूट जाता है, टूट मतलब हाफ हो जाता है, तो इससे हम इस्तेमाल ऐसे रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जिप्सम इससे अगर और 1.5 यूनिट वाटर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम, जो कि फॉर्मूला होगा CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर कितना होगा, एट 373 केल्विन, 373 केल्विन में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसमें 370 थी, जब जिप्सम से फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस करेंगे तब इसमें होगा 373 केल्विन इसका टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, और जिप्सम किस में इस्तेमाल करते हैं, जिस जिप्सम हम मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट वगैरह होता है ना, तब इसमें इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वाइट पाउडर, ये तो जानते हैं, और मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस again and giving hard solid mass। plaster of paris is used for making toy में यूज होता है, material for decoration, making surface smooth जो पेरिस करते हैं ना घर में, तो उसमें सरफेस को स्मूथ करने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के पर्पस में। और डॉक्टर्स जो हाथ वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर करते हैं ना बोन को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़रूरत है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं जो हमने अभी तक किया। एक तो होता है विच ऑफ जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल प्रेजेंट इन नेचर आर एसिडिक। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन द नेचर इज मेनली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होगा और ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होगा बेसिक नेचर का। ठीक है, ये दो चीज़ हमको याद रखना होगा। और उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इसमें वीक एसिड कौन होगा। ठीक है, वीक एसिड मतलब हमको क्या पढ़ा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में कॉम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, और वीक जो पार्शियली आयनाइज हो जाता है, पार्शियली कौन होगा, ये होगा, ये होगा। और कॉम्प्लीटली क्या होगा, HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हमको याद है, कॉन्सेप्ट हमको याद रखना होगा। उसके बाद जो एलिमेंट कॉमन फॉर ऑल एसिड इज, कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है ऑल एसिड के लिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे हर एक एसिड में, एसिड की जो फार्मूला होता है उसमें क्या देखेंगे, इसमें कोई चीज़ होना हो, कार्बन, लेकिन HNO3 में कार्बन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन हर एक में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा PYQ में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स लेस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व, कौन सा होगा, कौन सा लेस पार्शियली आयनाइज होता है, वीक में कौन सा आएगा, एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, एन एसिड दैट इज कम्प्लीटली आयनाइज टू द आयन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, फॉर एग्जाम्पल HCl। ये तो सही बोला है ना, जो कॉम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है उसको, 3 एग्जाम्पल हम याद रखा था, एक तो HCl, H2SO4 एंड HNO3, और एक होता है कि एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन द वाटर प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन, जैसे कि CH3COOH, H2CO3, H2CO3, H2SO3। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हम लोगों का करेक्ट है। एक तो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और एक बोल रहा है वीक एसिड के बारे में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉन एसिडिक, कौन सा नॉन एसिडिक होगा। ठीक है, नॉन एसिडिक कौन होगा, CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज नाइट्रिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स विद द एक्वा रिजिया। हाँ, एक्वा रिजिया जो होता है, एक्वा रिजिया में क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है एक्वा रिजिया में, और HNO3 एंड HCl की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, 1:3 कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द मिक्सचर ऑफ 1:3 रेशियो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत और हम लोगों का MCQ वगैरह है, जैसे कि टूथपेस्ट इज जनरली डैश इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का। ये स्ट्रॉन्ग मतलब जो OH- आयन जल्दी लूज कर देगा और कॉम्प्लीटली लूज करेगा। ठीक है, ये करेगा और ये करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल मेक द pH पेपर ब्लू, कौन ब्लू करता है, रेड से ब्लू कौन करता है, रेड से ब्लू करेगा हम लोगों का। पहले हम याद करेंगे कि रेड से ब्लू कौन करता है, बेस करता है, और ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड करता है।
तो इसमें बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। बाकी सारा जो एग्जाम्पल है ये एसिड का है। तो एसिड क्या करता है, पीएच को जो लिटमस पेपर रहता है वो क्या करता है, एसिड जो पीएच था वो लिटमस पेपर वो ब्लू से रेड करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज नॉट करेक्ट, कौन सा एसिड के लिए तो करेक्ट नहीं है। दे आर सावर इन टेस्ट, ये ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन विद एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाता है एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर आएगा। उसके बाद इन द एक्वा सॉल्यूशन और लिक्विड स्टेट H+ आयन फॉर्म, ये तो ठीक है। H2CO2 reacts with the metal and bicarbonate to produce the salt, ये नहीं होगा, ठीक है। सॉरी ये होगा, ये नहीं होगा, इसमें वाटर आता है, वाटर एंड सॉल्ट, ये हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये हम लोगों का हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट, पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया। एसिड क्या था, एसिड का पूरा जो उसके पहले हम लोग इंडिकेटर से स्टार्ट किए, उसके बाद एसिड देखा, एसिड कौन से किससे रिएक्ट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखा। उसके बाद जो बेस देखा, बेस का जो रिएक्टिविटी सीरीज देखा, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं ये देखे हम लोगों ने। उसके बाद बेस देखा, कौन सा बेस कैसा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पीएच वैल्यू वगैरह देखा, कुछ कंपोनेंट का पीएच वैल्यू क्या है उसको याद करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर आएगा, ठीक। ये सारा कुछ हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में देख लिया। तो आज का लेक्चर एसिड बेस सॉल्ट पूरा MCQ वगैरह हर एक चीज़ कवर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोगों का ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स में मिल जाएगा। और ये हम लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर था, केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर था, और ये हम लोग का 8वां क्लास था। और इसके बाद 9th लेक्चर आएगा जो कि हम लोग को फिजिक्स के ऊपर आएगा, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर आएगा तो वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कैसा लेक्चर रहा, क्या कुछ है, डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू। और कुछ पर्सनल कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा तो मेल ID दिया हुआ है तो उसमें भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।